गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः, जैसा हमने कहा था कि भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इस पर आधारित एक हमने एपिसोड पहले ही डिस्कस किया है, उसी का सेकेंड एपिसोड आज हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई प्रकार की सीरीज आपको उपलब्ध कराई गई है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध कराते हैं, आप उसको वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया रहता है। हम लोग आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यह बेसिकली टॉपिक है ज्योग्राफी जो इंडिया का है उसी के संदर्भ में है। और यहां पर हम लोग इससे पूर्व जो डिस्कशन किए थे, वहां पर हमने भारत का सामान्य परिचय लिया था। क्या लिया था? भारत का सामान्य परिचय। लेकिन अब जो स्टार्टिंग होगी कि भारत में जो तरह तरह के आपको संरचनाएं देखने को मिलती हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी, इन सब की जो संरचनाएं हैं किस क्रम में आपके सामने आई हैं, इसका एक थोड़ा हमको ऐतिहासिक बैकग्राउंड समझना है। और उसी ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझने के लिए आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, यह टॉपिक है आपका भूगर्भिक ऐतिहासिकता, या इसी को कहते हैं ज्योलॉजिकल हिस्ट्री। क्या कहते हैं? ज्योलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। वैसे ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग इससे पूर्व एक टॉपिक के अंतर्गत इस पर प्रॉपर डिस्कशन किया था, लेकिन फिर भी इसको हम एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर हम क्विज भी उपलब्ध करा रहे हैं, और थोड़ा अब देख करके अच्छा लगता है कि आप लोगों का रिस्पांस ठीक ठाक आ रहा है। और बस अब ये प्रयास रहेगा कि उसको हम 100% तक ले जाएं, कि लोगों का जो आंसर हो मतलब जो त्रुटि है यह मिनिमम हो सके। और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। यह समय है अब युद्ध काल का कि शीतकाल का, या शीतकाल का समय है, क्योंकि इस समय तो कोई अभी एग्जाम होने वाला नहीं है। इस समय आप तैयारी करिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इलेक्शन के पश्चात, आप अपनी तैयारी को पूरा जोरों शोरों पे लगा करके अपने एग्जाम को कंप्लीट करें। और इसी दृष्टिकोण से हम यहाँ पर अभी रणनीति देख रहे हैं कि पहले भारत का एक सामान्य परिचय तो हमारा हो जाए, उसके पश्चात हम लोग जब एग्जाम आ जाएगा तो हम कंप्लीट सीरीज लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे कुछ लिखित करते हैं, उसके पश्चात कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन स्लाइड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ लिखित रूप में यहाँ पर मटेरियल। और यहाँ पर लिखित का जो मटेरियल है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ज्योलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है, इसके विषय में अगर हमको डिफाइन करना हो, क्या कलर ठीक है कि कलर कुछ दूसरा कर लिया जाए? देख लेते हैं, अगर कलर ठीक है तो ठीक है। हम कहते हैं पृथ्वी की जो हमारा ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है ऑफ द अर्थ, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी में दो पॉइंट है। जो इतिहास है, भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास का दो पार्ट है। एक पार्ट है जहां पर जीवन है, और एक पार्ट है जहां पर जीवन नहीं है। थोड़ा सा होल्ड किए रहिएगा आप लोग, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लियरिटी सही होनी चाहिए। एक आपका यहां पर टाइप है जिसको हम कहते हैं जीवन रहित है। क्या है? जीवन रहित कालखंड है। और एक कालखंड है जो जीवन युक्त है। क्या है? जीवन युक्त है। इसका तात्पर्य है कि भौगोलिक जो इतिहास है, इसको मोटा मोटी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट है जहां पर जीवन है, और एक पार्ट है जहां पर जीवन नहीं है। जीवन रहित और जीवन युक्त। जो जीवन रहित है इसको हम कहते हैं आजोइक। क्या कहते हैं? आजोइक। और इसको कहते हैं हम लोग फेनरोजोइक। क्या कहते हैं? फेनरोजोइक। तो अपने इतिहास को पहले हम दो कालखंड में बांटते हैं। एक ऐतिहासिक कालखंड है जो जीवन रहित है, और एक है जो जीवन
युक्त है। ये बातें हमको क्लियर हो गई होंगी। आवाज का थोड़ा इश्यू आ रहा है ना। हाँ, जब लंबा समय बीत जाता है तो बोलने में भी थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो लगता है चलिए ठीक है, प्रयास करेंगे कि वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। फिर भी क्या किया जाए, थोड़ी व्यवधान आते हैं, इसीलिए तो हम क्विज टाइप के क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आपका रिदम बना रहे। वीडियो अगर अवेलेबल नहीं भी हो पाती तो कम से कम रिदम बना रहे, लेकिन प्रयास करेंगे कि अगर डेली नहीं तो एक आध 2 दिन में आपको एक वीडियो अवश्य मिल जाया करे। तो यहां पर है जीवन रहित और जीवन युक्त। जीवन रहित को कहते हैं आजोइक और जीवन युक्त को कहते हैं फेनरोजोइक। अब यहां पर इसका तात्पर्य है कि यह जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, प्रारंभ में क्या था, पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला था। जैसे जैसे ठंडा हुई है तो यह ठोस रूप धारण किया है। ठोस रूप धारण करेगा तो तरह तरह की चट्टानों का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि शुरू में ही जीवन आ जाएगा, तो शुरू में तो चट्टानों का ही तो निर्माण होगा ना। तो इस आधार पर जो अजोइक कालखंड है, जो जीवन रहित कालखंड है, इसका जो निर्धारण किया जाता है बेसिकली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? चट्टानों के आधार पर, कि इस कालक्रम की जो चट्टानें हैं उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो नामकरण है यह किस आधार पर किया जाता है? तो चट्टानों के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? चट्टानों के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। जबकि यहां पर भी चट्टान ही है, लेकिन चट्टान के साथ साथ यहां पर हम कहेंगे जीव के भी साक्ष्य। किसके? यहां पर जीवाश्म प्लस चट्टान, दोनों का यहां पर कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका हम निर्धारण करते हैं। तो हम प्रारंभ से चल रहे हैं, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से वर्तमान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से इतिहास का डिवीजन यहां पर किया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको विजिबिलिटी ठीक होगी। राइटिंग का बहुत बड़ा इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब क्या करें, राइटिंग नहीं अच्छी बनती तो कहना ही पड़ेगा कि राइटिंग का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी राइटिंग तो मैटर रखता ही है, लेकिन इसलिए बार बार पढ़ते हैं जिससे आप पढ़ ले जाए। तो पहले हम अजोइक की बात करते हैं कि जहां पर जीवन रहित चट्टानें हैं, इसको कितने टाइप में बांटा गया है। इसी को हम अल्टरनेट जो नेम देते हैं, जिस नाम से इसको हम डिफाइन करते हैं, इसी को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन कालखंड। ये क्या है? ये है प्री कैम्ब्रियन कालखंड। इसको आप क्लियर रखिएगा, यह कालखंड है प्री कैम्ब्रियन कालखंड। और इस कालखंड की जो बेसिक ओरोजनी है, बेसिक जो ओरोजनी है, यह ओरोजनी आपकी कहलाती है। इसमें कई टाइप के पार्ट आते हैं और इसी को हम अगले पार्ट में यहां पर स्लाइड में कर देते हैं। जो प्री कैम्ब्रियन है, कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन यह ध्यान रखिएगा किसका पार्ट है? अजोइक का पार्ट है। और इसको हम लोग अगर डिवाइड करें तो इसको हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, हम प्राचीन से वर्तमान की तरफ आएंगे। प्राचीनतम जो कालखंड या प्राचीनतम जो चट्टान बनी है इस पूरी पृथ्वी पर, उस चट्टान को हम कहते हैं आर्कियन चट्टान। क्या कहते हैं? आर्कियन चट्टान कहते हैं। ये क्लियर रखिएगा। और जब आर्कियन एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह प्राथमिक चट्टान है और आग्नेय चट्टान है, क्योंकि पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी और उस आधार पर जब ठंडा हुई तो सबसे पहली चट्टान आपकी आर्कियन बनी है। और सेकंड, जब थोड़ा टाइम बीता है पृथ्वी का, तो ऐसे में क्या होता है, अब टेम्परेचर डाउन होगा, हमारी जो गैसें होंगी इकट्ठा होंगी और उसी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलेगा तो जल बनेगा, वर्षा होगी। तो जब वर्षा होने लगती है तो यह जो चट्टान आपकी प्राथमिक चट्टान थी, इसका अपरदन होता है, इसका अपक्षयन होता है। तो कह सकते हैं इस आर्कियन का अपरदन होता है। क्या होता है? अपरदन होता है प्लस अपक्षयन होता है। अपरदन और अपक्षयन से यहां पर कुछ अवसाद का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कुछ अवसाद बनते हैं और यह अवसाद जब एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते हैं तो इसी से बनती है कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान बनती है। कौन बनती है? अवसादी चट्टान। और जो सबसे पहली अवसादी चट्टान बनी है इसका नाम है धारवाड़। क्या है? यहां पर देख रहे हैं कौन सा कलर आ रहा है। सबसे पहली जो चट्टान बनती है अवसादी, इसका नाम है धारवाड़। तो इसका तात्पर्य है इस प्री कैम्ब्रियन की सबसे पहली जो संरचना है यह आर्कियन चट्टान के बेसिस पर निर्धारण होती है।
दूसरा जो कालखंड है उसके पश्चात जैसे जैसे हम अतीत की तरफ से वर्तमान की तरफ आ रहे हैं तो दूसरा मिलता है धारवाड़। क्या मिलता है? धारवाड़। ये तो क्लियर हो गया। अब धारवाड़ के विषय में अगर डिफाइन किया जाए तो धारवाड़ जो है यह पहली अवसादी चट्टान है। क्लियर रखिएगा। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राथमिक अवसादी चट्टान कौन सी है तो आंसर होगा धारवाड़। लेकिन धारवाड़ क्लियर रखिएगा, अवसादी तो है लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें जीवाश्म है। वैसे सामान्य तौर पर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं यहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि अभी जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई है तो यहां पर जीवाश्म पाए ही नहीं जाते। है तो प्राथमिक आपकी अवसादी चट्टान है लेकिन जीवाश्म नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह जीवाश्म रहित है। क्या है? जीवाश्म रहित चट्टान है। हाँ, मिनरल रिच है। आप कह सकते हैं यह खनिज संसाधन से युक्त है। क्या है? खनिज संसाधन से युक्त चट्टान है। सर्वाधिक खनिज संसाधन की जो प्राप्ति हम लोगों को होती है यह इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान से ही होती है। लेकिन एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है और ये पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं, खनिज संसाधन है, ये तो है आर्कियन। लेकिन चूंकि आर्कियन जो है प्राथमिक चट्टान, इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में यह काफी गहराई में प्रवेश कर गई है। तो जब अधिक गहराई में पहुंच जाएगी तो इस आधार पर इसका जो हम आर्थिक दोहन है यह नहीं कर पाते। तो इसका आर्थिक दोहन क्या है? टफ है। तो जब आर्थिक दोहन सहजता से हो नहीं पाएगा तो अधिक खनिज संसाधन होने के बावजूद भी यह मेरे लिए इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं होती है। जबकि धारवाड़ देखा जाए तो यह प्राथमिक अवसादी है, यह इसी के टूट फूट से बनी है, लेकिन इसमें खनिज संसाधन की प्रमुखता होने के साथ साथ यह थोड़ा सतह के करीब है क्योंकि बाद में बनी है तो यह आपका नियरेस्ट है। तो ऐसे में जितने भी हम खनिज संसाधन की प्राप्ति करते हैं यह ज्यादातर धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? इसके पश्चात पुनः और टाइम जब व्यतीत होता है, तापमान, वर्षा, वायु और भी जो प्रक्रियाएं हैं जो अपर्दन और अपक्षयन के लिए उत्तरदायी होती हैं, जब इसकी प्रक्रियाएं सतत रूप से चलती रहती हैं तो पुनः इसका भी अब क्या होता है? अवसादन होता है। यह पुनः आप क्या करेगी? इसका तोड़फोड़ होगी। इसको क्लियर रखिएगा, इसका क्या होगा? पुनः तोड़फोड़ होगी। अच्छा, ये पेज ऊपर जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाएगा। चलिए ठीक, रहने देते। पेज ऊपर करेंगे सब डैमेज हो जाएगा। ठीक, अगला पेज कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम कहें तो हमने कहा कि जो प्री कैम्ब्रियन है, क्या? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन का जो पहला पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग आर्कियन। क्या कहते हैं? आर्कियन। इसी का जब अवसादन होता है तो बनता है धारवाड़। क्या बनता है? धारवाड़। और पुनः जब इसका अवसादन होता है, पुनः जब अवसादन होता है तो तीसरा क्रम बनता है, दैट इज कुडप्पा। क्या है? कुडप्पा। आपको क्लियर रखना है। कुडप्पा बेसिकली इसका जो एक्सपेंशन, अगर धारवाड़ का हम एक्सपेंशन देखें तो कर्नाटका के सेक्शन में मैक्सिमम है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो कुडप्पा का मैक्सिमम एक्सपेंशन है यह आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में है। इस पॉइंट को थोड़ा भी हमको बस ऐसे ही समझना है क्योंकि अभी तो हम जियोलॉजिकल कैलेंडर पढ़ रहे हैं, बाकी हम बहुत डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर पूरा कंप्लीट डिस्कशन किए हैं। ऐसा नहीं कि हम फ्री दे रहे हैं तो मतलब कुछ ऐसे ही बस काम चला निकले, नहीं। जितना मटेरियल यहाँ पर कंप्लीट है हम कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का डिस्कस किए थे वैसे भारतीय भूगोल को हम कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर कुडप्पा भी एक प्रकार से अवसादी संरचना ही है और इसमें रिलेटिवली अगर देखा जाए जो खनिज संसाधन है यह कम रहेंगे। रिलेटिवली जो खनिज संसाधन है क्या रहेंगे? कम रहेंगे। यह हमको क्लियर होना चाहिए। और इसके पश्चात जो चौथी संरचना बनती है इन सब के अवसादन से जो बनी है उसको कहते हैं हम लोग विंध्यन। क्या कहते हैं? विंध्यन। तो यह विंध्यन क्रम की जो चट्टान है देखा जाए तो प्री कैम्ब्रियन या इसी को कहते हैं अजोइक। क्या कहते हैं? अजोइक कालखंड की यह लास्ट संरचना है। अजोइक कालखंड की क्या है? यह लास्ट संरचना है।
और लास्ट संरचना होने के साथ साथ इसमें जीवाश्म के भी साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यह जीवाश्म युक्त प्लस जीवाश्म रहित भी है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा विडंबना है, जीवाश्म युक्त भी है और जीवाश्म रहित है। अर्थात यह कैसी है? तो यह संक्रमणशील है। कैसी है? संक्रमणशील है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विंध्यन रेंज से जीवन की शुरुआत मान ली जाती है। लेकिन विंध्यन के भी कई पार्ट हैं, एक है अपर विंध्यन, एक है लोअर विंध्यन, आगे और कैटेगराइजेशन हम करेंगे। तो यहां पर विंध्यन में भी हमको कुछ फेज मिलता है जहां पर जीवन नहीं था, कुछ फेज था जहां पर जीवन मिला है। विंध्यन एक चट्टान है, क्लियर रखिएगा। हमने कहा है कि यह पहला जो विभाजन हो रहा है सब चट्टाने हैं, चट्टान के आधार पर विभाजन है, क्योंकि जीवन वन है नहीं। तो यहां पर जो सबसे प्राचीनतम है आर्कियन है, उसके बाद धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है, फिर विंध्यन है। लेकिन विंध्यन एक संक्रमणशील कालखंड की चट्टान मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के कुछ सेक्शन में आपको जीवन मिलता है और कुछ सेक्शन में जीवन नहीं मिलता है। तो इसलिए यह एक संक्रमणशील का कालखंड को डिनोशन करने वाला यह संरचना है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं विंध्यन जो है यह संक्रमणकालीन संरचना है। कैसे संरचना है? संक्रमणकालीन संरचना है। इसको आप एकदम क्लियर रखिएगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो अगला जो कालखंड है, अगला कालखंड है आपका, उसको हम कहते हैं फेनरोजोइक। क्या कहते हैं? यू नो दैट इज द फेनरोजोइक। फेनरोजोइक, ये जो फेनरोजोइक कालखंड है यह बेसिकली जीवन युक्त कालखंड है। यह है जीवन युक्त कालखंड है। और इस कालखंड को मोटा मोटी 3 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है? 3 भाग में बांटा जाता है। और इसका भी जो प्राचीनतम भाग है, क्योंकि प्राचीन से ही नवीन की तरफ हम आएंगे, तो प्राचीनतम भाग यहां पर है जिसको हम कहते हैं पैलियोजोइक। क्या कहते हैं? पैलियोजोइक, यह प्राचीनतम है। इसके पश्चात दूसरा मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग मीसोजोइक, और तीसरा जो मिलता है इसको कहते हैं हम लोग सीनोजोइक। तो यह 3 कालखंड है। अर्थात जो हमारा मिड वाला पोर्शन है, जो हमारा फेनरोजोइक है, जो जीवन युक्त है, जीवन युक्त के 3 पार्ट है। इसका जो प्राचीनतम पार्ट है उसको कहते हैं पैलियोजोइक, इसको कहते हैं मीसोजोइक और कहते हैं सीनोजोइक। ये बात हमको क्लियर हो गई कि मोटा मोटी पूरे हम अर्थ हिस्ट्री को 2 भाग में बांटते हैं। एक हो गया आपका जीवन रहित और एक हो गया जीवन युक्त। जीवन रहित में 4 सेक्शन हो गया, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। लेकिन विंध्यन आपका एक ट्रांजिशन फेज को डिनोट करता है। अर्थात इसमें कुछ साक्ष्य जीवन के भी मिलते हैं, कुछ साक्ष्य जीवन के नहीं भी मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यह अजोइक और फेनरोजोइक के बीच का एक ट्रांजिशन फेज है। लेकिन अगर हम प्योर फेनरोजोइक में जाते हैं, जहां पर कंप्लीट जीवन के साक्ष्य मिलने लगते हैं, उसका भी जो सबसे प्राचीनतम काल है वह है पैलियोजोइक, इसके पश्चात मीसोजोइक, फिर है सीनोजोइक। तो अब सबसे पहले हम कैटेगराइजेशन करेंगे किसका? पैलियोजोइक कालखंड का। किसका करेंगे? पैलियोजोइक कालखंड का। कि देखते हैं पैलियोजोइक कालखंड में कितने सब टाइप यहां पर बनाए गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वर्तमान की तरफ आएंगे इसका डिवीजन बढ़ता जाएगा। अतीत में तो बहुत मोटा मोटा डिवीजन है, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे आएंगे एकदम एग्जैक्ट आंकड़े की तरफ चलते जाते हैं, इसलिए उसका सब डिवीजन बढ़ता जाता है। ठीक, तो अब तक हम केवल पढ़े कि जिसमें जीवन नहीं था उसके बस 4 चट्टानें, खत्म। अब यहां पे हमने कहा जिसमें जीवन है, यहां पे पहले इसका 3 पार्ट किया गया, अब इसका सब पार्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर हम बात करें पैलियोजोइक का, तो यहां पर इसको अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं, यहां पर है फेनरोजोइक। क्या है? फेनरोजोइक। और फेनरोजोइक का जो कालखंड है पहला, इसको हम कहते हैं पैलियोजोइक। क्या कहते हैं? पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक कालखंड का सब पार्ट अगर हम डिफाइन करें तो इसके कई सब पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। कई सब पार्ट यहां पर है कैम्ब्रियन। क्या है? कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और लास्ट है पर्मियन।
तो यहां पर इसके टोटल 6 टाइप, कितने पार्ट है? 6 सब पार्ट है। तो इसका तात्पर्य है जहां से जीवन की शुरुआत होती है, इसमें भी जो पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक के आपके कितने सब पार्ट है? 6 सब पार्ट है। इसमें भी कैम्ब्रियन से पूर्व की घटना को हमने कह दिया प्री कैम्ब्रियन, उसके 4 सब पार्ट थे, क्योंकि कैम्ब्रियन से पहले की घटना थी तो प्री कैम्ब्रियन कहलाया, उसी को हमने आजोइक भी कह दिया है। लेकिन यहां पर अब जीवन की शुरुआत है, इसका भी जो पहला स्टेज है पैलियोजोइक का, यह कहलाता है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन के बाद का है। इसके पश्चात की जो घटना होती है यह कहलाती है आर्डोविशियन। क्या कहलाती है? आर्डोविशियन। फिर कहलाती है सिलरियन, फिर कहलाती है डेवोनियन, फिर कहलाती है कार्बोनिफेरस और फिर कहलाती है पर्मियन। यहां पर कार्बोनिफेरस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब वेगनर की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं तो वेगनर की थ्योरी में कहीं ना कहीं कार्बोनिफेरस कालखंड का बार बार जिक्र किया जाता है कि जो पैंजिया और पैंथालसा का विखंडन होता है या कार्बोनिफेरस के कालखंड में ही होता है। तो इसलिए कार्बोनिफेरस कालखंड हमको क्लियर कट याद होना चाहिए। और यहीं पर अगर हम देखें तो एक कालखंड मिलता है जिसके बेसिस पर यह डिफाइन हम लोग करते हैं कि ओरोजनी की जो घटना होती है, ओरोजनी मतलब होता है पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया, उसको भी यहां पर हम साइड में लिख देते हैं ओरोजनी। क्या? ओरोजनी। ओरोजनी। तो ओरोजनी की जो घटना है इसको हम कहते हैं पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया। क्या है? पर्वत निर्माणकारी प्रक्रम। तो पर्वत निर्माणकारी जो प्रक्रम है यह पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर 4 बार हुई है। पूरे पृथ्वी पर 4 बार हुई है। एक जो पहली आपकी ओरोजनी थी उसको हम लोगों ने कहा है आर्कियन। आर्कियन क्या है? फर्स्ट ओरोजनी है। क्लियर रखिएगा, आर्कियन आपकी फर्स्ट ओरोजनी है। तो आर्कियन आपकी फर्स्ट ओरोजनी है। और अगर हम हिमयुग की बात करें तो पहला हिमयुग है कार्बोनिफेरस। क्लियर रखिएगा, पृथ्वी का पहला हिमयुग कहलाता है कार्बोनिफेरस। कभी काल यहां से भी प्रश्न आता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। यह प्रथम हिमयुग है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? प्रथम हिमयुग है। लेकिन जो दूसरी ओरोजनी होती है, पहली ओरोजनी तो कहलाती है आपकी आर्कियन, लेकिन जो दूसरी ओरोजनी है, दूसरी ओरोजनी आपकी कहलाती है कैलिडोनियन। क्या कहलाती है? कैलिडोनियन। यह आपको क्लियर रखना है, कैलिडोनियन। कैलिडोनियन जो है यह सेकंड ओरोजनी है। और यह ओरोजनी का जो कालखंड है यह कालखंड है पैलियोजोइक। क्या है? पैलियोजोइक कालखंड की जो ओरोजनी है यह कहलाती है आपकी, क्या? यह कहलाती है कैलिडोनियन। कैलिडोनियन, ये क्लियर रखिएगा। इसका तात्पर्य है कि पर्वत निर्माण कार्य की प्रक्रिया एक घटना कब हुई थी? जब कालखंड था आपका प्री कैम्ब्रियन का। दूसरी ओरोजनी की घटना तब हुई जब कालखंड था आपका पैलियोजोइक का। और तीसरा जो कालखंड है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर तीसरा जो पार्ट आ जाता है ये है आपका फेनरोजोइक। क्या है? फेनरोजोइक। और फेनरोजोइक कालखंड का जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं यह पढ़ रहे हैं पैलियोजोइक। क्या पढ़ रहे हैं? पैलियोजोइक। और सेकंड जो इसका पार्ट है यह पार्ट आपका कहलाता है मेसोजोइक। क्या कहलाता है? मेसोजोइक। मेसोजोइक। मेसोजोइक का जो कालखंड है, देख रहे हैं, थोड़ा गलत से लिख देते हैं, मेसोजोइक यहां पे कर लीजिएगा, जोइक। ठीक, यहां पर मेसोजोइक कालखंड है और मेसोजोइक कालखंड को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। इसके कितने सब पार्ट हैं? इसके भी 3 सब पार्ट हैं। और प्राचीन से अगर हम बात करें तो प्राचीन जो है ये है ट्रियासिक। क्या है? ट्रियासिक है। सेकंड है ट्रियासिक, जुरासिक, जुरासिक और लास्ट है क्रीटेशियस। क्या है? क्रीटेशियस। तो यहां पर ये जो नाम रखे जा रहे हैं ट्रियासिक, जुरासिक, क्रीटेशियस, यह किस बेसिस पर है? तो यहां पर जीवाश्म के बेस पर भी रखा जाता है, क्योंकि जुरासिक क्या है? डायनासोर का कालखंड है। तो डायनासोर का कालखंड आपका जुरासिक है और इस कालखंड के बेसिस पर यहां पर हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। ट्रियासिक पुराना है, उसके पश्चात जुरासिक है, उसके पश्चात क्रीटेशियस है। अर्थात अगर प्रारंभ से चले तो आर्कियन, धारवाड़,
हुडप्पा, विंध्यन। उसके पश्चात कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। उसके पश्चात ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। और इस कालखंड में भी एक पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया संपन्न हुई है, और इस पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को जो हम नाम देते हैं, इसको कहते हैं हर्सिनियन। क्या कहते हैं? हर्सिनियन। तो इसको भी आप क्लियर रखिएगा। हर्सिनियन जो ओरोजनी है, इस कालखंड में भी पर्वत का निर्माण हुआ है, और यह किस कालखंड की घटना है? तो क्लियर रखिएगा, यह मेसोजोइक कालखंड की एक घटना है। इसी प्रकार हम आधुनिक कालखंड की तरफ आते हैं, और आधुनिक जो कालखंड आता है, यह आपका है तीसरा पार्ट, और इसको हम कहते हैं दैट इज द फेनरोजोइक। क्या? फेनरोजोइक का जो तीसरा पार्ट है, इट इज नोन एज द सीनोजोइक। क्या है? सीनोजोइक। सीनोजोइक कालखंड को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक पार्ट इसका कहलाता है जिसमें फॉर्मेशन होता है किसका? ये होता है आपका टर्शियरी कालखंड। क्या है? टर्शियरी, जिसको कहते हैं तृतीयक। ये है टर्शियरी, इसको कहते हैं तृतीयक कालखंड। और एक है जिसको कहते हैं हम लोग क्वाटरनरी। क्या है? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी का मतलब होता है चतुर्थक कालखंड। तो एक है तृतीयक और एक है चतुर्थक, क्वाटरनरी और टर्शियरी। तो टर्शियरी कालखंड जो है, यह बेसिकली निर्भर करता है किस पर? यहां पर निर्माण होता है हिमालय का। किसका है? यहां पर हिमालय के फॉर्मेशन का कालखंड है। किसका कालखंड है? हिमालय के फॉर्मेशन का कालखंड है। और क्वाटरनरी जो है, यह बेसिकली इसके भी दो पार्ट कर दिए जाते हैं। एक पार्ट इसका होता है जिसको हम कहते हैं प्लीस्टोसीन। क्या कहते हैं? प्लीस्टोसीन। क्या है? प्लीस्टोसीन है। और एक कालखंड जिसको हम कहते हैं दैट इज द होलोसीन। क्या है? होलोसीन। दैट इज द होलोसीन। तो होलोसीन जो है, वर्तमान में हम लोग जिस कालखंड में चल रहे हैं, यह आपका होलोसीन कालखंड है। और जो प्लीस्टोसीन है, यह प्लीस्टोसीन कालखंड जो है, यह लेटेस्ट हिमयुग है। वर्तमान का जो हिमयुग है, यही कहलाता है आपका प्लीस्टोसीन। यह आधुनिक है। लेकिन अगर हम टर्शियरी की बात करें, प्राचीन तो टर्शियरी है, उसके पश्चात में आएगा क्वाटरनरी। तो एक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये क्वाटरनरी कालखंड है, इसी को कुछ भूगोलवेत्ता या कुछ किताबों में इसी का एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। क्वाटरनरी को, क्वाटरनरी को जो नाम दे दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं नियोजोइक। क्या कहते हैं? नियोजोइक। जैसे हमने कहा पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, उसी प्रकार से सीनोजोइक का है जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी, इसी को कुछ किताबों में या कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा एक नए नेम से डिफाइन किया जाता है, और उसे कहते हैं हम लोग नियोजोइक। क्या कहते हैं? नियोजोइक। तो यहां पर हम समझ रहे हैं, आपको बातें यहां स्पष्ट हो गई होंगी कि फेनेरोजोइक का जो पार्ट है सीनोजोइक, और इसका जो टर्शियरी है, यहां पर हिमालय का फॉर्मेशन होता है। और इसी का जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक, इसके भी दो पार्ट हैं। एक है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन पुराना है, और होलोसीन आपका नवीन है। तो यह बातें आपको क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा हमको पूरा अनुमान है। अब हम बात करते हैं यहां पर इस टर्शियरी कालखंड की। किसकी बात करते हैं? टर्शियरी कालखंड की। अगर हम बात करें टर्शियरी कालखंड की, टर्शियरी कालखंड की, तो टर्शियरी कालखंड में हिमालय की पूरी संरचना का फॉर्मेशन हुआ है। और हिमालय की पूरी संरचना का जो फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर एक है जिसको कहते हैं प्लियोसीन है। क्या है? प्लियोसीन है। ये है आपका PLEOCENE, प्लियोसीन है। एक है इयोसीन, दैट इज द इयोसीन एंड ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, मायोसीन, एंड आफ्टर दैट दैट इज द प्लियोसीन। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लियोसीन एंड पैलियोसीन थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो यहां पर बेसिकली इस पूरे कालखंड में आपके हिमालय का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? हिमालय का। अब कैसे होता है?
अब अगर हम हिमालय के बारे में जानते हैं और नहीं जानते तो कोई विशेष दिक्कत नहीं, हिमालय तो हम लोग पढ़ेंगे और इसी कार्यक्रम में पढ़ेंगे। हिमालय में कई टाइप के स्ट्रक्चर, हिमालय में कई टाइप के स्ट्रक्चर हैं। इसको संक्षेप में पहले हम यहां पर आपको डिफाइन कर देते हैं, फिर इस पर हम आते हैं, ठीक है ना, तब जाके थोड़ी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। हिमालय में क्या है, आपको यह क्लियर होगा कि यूरेशिया प्लेट और इंडिया प्लेट आपस में कन्वर्ज करती है, मिलती है। तो पहला जो कालखंड है यहां पर अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है, आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है, ठीक। अर्थात इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट आपस की तरफ कन्वर्ज करती हैं। और यहां पर जो लास्ट है, अगर हम लास्ट से लिखें तो काफी क्लियर होता है। यहां पर आपका बनता है शिवालिक हिमालय, प्लस यहां पर एक घाटी बनती है जिसको कहते हैं एचएफएफ, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, एचएफएफ। सेम टाइप से जो सेकंड कंडीशन जिसको हम कहते हैं मायोसीन, यहां पर बनता है एक जो घाटी है जिसको कहते हैं एमबीटी, और इसी को कहते हैं हम लोग एमबीएफ, प्लस यहां पर एक हिमालय बनता है जिसको कहते हैं हम लोग लघु हिमालय या कहते हैं मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन होता है। सेम जब इस पर हम चलते हैं तो इस पर पुनः एक घाटी बनती है जिसको कहते हैं एमसीटी, या इसी को कहते हैं हम लोग कश्मीर की घाटी। क्या कहते हैं? कश्मीर की घाटी। और प्लस यहां पर बनता है एक हिमालय जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेट हिमालय। सेम टाइप से जब हम इस पे चलते हैं तो यहां पर पुनः एक घाटी बनती है जिस घाटी का नाम है ITSZ, इंडस सांगपू सचर जोन, प्लस यहां पर बनता है ट्रांस हिमालय। तो यह टोटल हिमालय का फॉर्मेशन है कि यहां पर अभिसरण होता है यूरेशिया प्लेट और इंडिया प्लेट का, अर्थात भारतीय प्लेट, भारतीय प्लस जो यूरेशियाई प्लेट है, इन दोनों का क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ अभिसरित होती हैं और परिणाम होता है कि यहां पर हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। और इसमें सबसे पहले बनता है ITSZ प्लस ट्रांस हिमालय, फिर बनता है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट प्लस कश्मीर घाटी प्लस ग्रेट हिमालय, प्लस यहां पर मायोसीन में बनता है MBT MBF प्लस लघु हिमालय, और इसी प्रकार जो लास्ट है प्लियोसीन, यहां पर बनता है शिवालिक हिमालय प्लस एचएफएफ। और आगे हम पढ़ेंगे हिमालय की, हम कंप्लीट संरचनाओं को पढ़ेंगे, यहां पर कोई डाउट आप ना क्रिएट करिएगा, पढ़ना हमको 100%। तो यह आपका टर्शियरी कालखंड का कंप्लीट डिवीजन है। इसी प्रकार हमने कहा कि जो आपका क्वार्टरनरी है, क्वार्टरनरी में दो पीरियड है, एक आपका प्लिस्टोसीन है और एक आपका होलोसीन है। लेकिन यहां पर अगर हम बैक आ जाएं तो हमने कहा ओरोजनी की घटनाएं इस अर्थ पर 4 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 4 बार। पहली बार जो ओरोजनी हुई थी उसका नाम है आर्कियन, दूसरी जो ओरोजनी की घटना है उसको हम कहते हैं कैलिडोनियन, तीसरी जो ओरोजनी थी उसको हमने कहा हर्सेनियन जो मीसोजोइक कालखंड का था, और जो चौथी बार ओरोजनी की घटना हुई है यह कहलाती है आपकी सीनोजोइक कालखंड में। और सीनोजोइक कालखंड में भी बेसिकली अगर हम देखें तो टर्शियरी कालखंड में, क्योंकि हिमालय क्या है? एक ओरोजनी है, एक पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया है। तो इस कालखंड में या इसको कहें बोथ आर सेम, इसको कहते हैं हम लोग अल्पाइन ओरोजनी। क्या कहते हैं? अल्पाइन ओरोजनी। और अल्पाइन ओरोजनी का ही उदाहरण हमारे सामने है हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत है, आल्प्स पर्वत यूरोप का है, यटलस पर्वत अफ्रीका की है। ये सब जो उदाहरण है यह अल्पाइन कालखंड के उदाहरण है। लेकिन अन्य जो हमने कहा कि आपका कैलिडोनियन है, हर्सिनियन है या आर्कियन है, उसके भी तो कुछ उदाहरण होंगे। अब उसी उदाहरण को यहां पर हम थोड़ा स्लाइड के माध्यम से आपके सामने दिखा देते हैं कि क्या क्या, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो हम दोनों मैकेनिज्म यहां पर अप्लाई करेंगे, कुछ आपको यहां पर स्लाइड के माध्यम से दिखा देते हैं और कुछ आपको लिखित रूप में हमने कर दिया। तो यह पूरा भौगोलिक कैलेंडर है आपके भारतीय नहीं बल्कि पृथ्वी का, और इसी के बेसिस पर हम लोग पूरे भारत का एक भारतीय भूगोल भी देखेंगे, भारतीय कैलेंडर भी देखेंगे। इसके पश्चात जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें भारतीय कैलेंडर को हम डिफाइन करेंगे। तो आते हैं स्लाइड पर। स्लाइड अगर हम देखें, यहां पर जो स्लाइड आपकी पहली है इसको भी बहुत ध्यान से देखिए। अब हो सकता है कि हम बाहर आ जाएं, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है, आपको थोड़ी विजिबिलिटी होनी चाहिए। हम इधर खड़े हो जाए ना, लेकिन क्या करेंगे, तार थोड़ा भी छोटा है, हम ज्यादा दूर जा नहीं सकते हैं। यहां पर जैसे प्री कैम्ब्रियन, हमने कहा ना प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी यानी प्रारंभिक ओरोजनी है।
जो इनिशियल कंडीशन है, अर्थात एक कालखंड आपका है आर्कियन का। तो आर्कियन यहां पर देखिए प्री कैम्ब्रियन ओरोजनी, अर्थात जिसको हमने कहा आर्कियन कहा है। और इस कालखंड में देखिए लारेंसियल, लारेंसिया का जो प्लेटू है हम लोग पढ़ चुके हैं मानचित्र द्वारा, विश्व मानचित्र में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है सब पॉइंट से। तो यहां पर लिखा है लारेंसिया अराउंड ग्रेट लेक्स, जो ग्रेट आपकी झीलें हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उसके चारों तरफ की जो शील्ड है उसको हम कहते हैं लारेंसियन शील्ड। यह आपकी प्रारंभिक ओरोजनी है, इनिशियल ओरोजनी है, अर्थात इसको हम आर्कियन कैटेगरी में रखते हैं। सेम टाइप से यूएसए का जो फोल्डेड एल्गोमैन एक माउंटेन है, यह भी इसी कैटेगरी में आता है। सेम टाइप से फेनो स्कैंडिनेविया, यूरोप का एक प्रायद्वीप जिसको कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, यह भी एक प्रकार से इस आर्कियन ओरोजनी का उदाहरण है। तो आपको अगर कभी भी पूछा जाए आर्कियन ओरोजनी का कौन सा उदाहरण, प्राचीनतम चट्टान के कौन से उदाहरण है, तो आप क्लियर रखिएगा जो लारेंसिया वाला सेक्शन है, अर्थात कनाडा जो कैनेडियन शील्ड है, इसी को हम कहते हैं कैनेडियन शील्ड। ध्यान रखिएगा एक कैनेडियन शील्ड है जो ग्रेट लेक्स की, जिसमें 5 झीलें हैं उत्तरी अमेरिका में, उस झील के चारों तरफ जो शील्ड है उसी को कहते हैं लारेंसियन शील्ड। क्लियर है? और वहां पे लारेंसिया नदी भी है। और एक मिलता है यूएस का एक माउंटेन है जिसको हम कहते हैं एल्गोमैन, प्लस स्कैंडिनेविया आपका यह एक पेनिनसुला है, यह यूरोप का है, ये भी इसी टाइम फ्रेम का है। सेम टाइप से अगर हम यहां पर डिफाइन करें, अगली जो ओरोजनी है यह कहलाती है कैलिडोनियन ओरोजनी। क्या कहलाती है? कैलिडोनियन ओरोजनी। तो कैलिडोनियन जो ओरोजनी है, इस कालखंड की जो चट्टान है, अगर इसको प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो एक कैलिडोनिया पर्वत है। हमने कहा ना कैलिडोनियन जो ओरिजिन किस कालखंड के, क्लियर याद रखिएगा, यह सेकंड कंडीशन जो पैलियोजोइक है। कौन सा? पैलियोजोइक। और यहां पर है कैलिडोनियन पर्वत है। कैलिडोनियन पर्वत कहां पर है? ये है स्कॉटलैंड यूके में। कहां पर? स्कॉटलैंड यूके में एक प्रॉपर स्थान है जिसका नाम ही है कैलिडोनिया। और इसी के आधार पर इस कालखंड की जितने भी चट्टानें हैं, सब चट्टानों का वही नाम दे दिया गया। क्या? दैट इज द कैलिडोनियन। आप कहेंगे सर यह नाम क्या भारतीय नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन खुदा न खास्ता जिसने इस विषय वस्तु को ज्यादा डेवलप किया है, नाम तो उन्हीं का रहेगा ना। तो यूरोपियन कंट्री ने भूगोल में काफी ज्यादा योगदान दिया है, तो इसलिए नामकरण की पद्धति उन्हीं को जाती है। तो उन लोगों ने जो जो नाम दिया, अब उसी के आधार पर हम लोग नामकरण करते हैं। तो कैलिडोनियन एक प्रकार से स्कॉटलैंड में आपको एक पर्वत है, और उस कालखंड से मिलती जुलती अब विश्व में कहीं पर जो चट्टान मिलेगी उसको नाम दे देंगे कि यह कैलिडोनियन कालीन चट्टान है। ठीक है? और इसके अन्य जो उदाहरण मिलते हैं, अन्य उदाहरण में आपके जैसे अपलेशियन है यूएसए का। क्या है? अपलेशियन है यूएसए का, यह भी कैलिडोनियन कालीन है। सेम टाइप से आपका स्कॉटलैंड है, स्कैंडिनेविया पर्वत है। और भारत का जो अरावली है, यह भी क्लियर आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो अरावली माउंटेन है यह किस कालखंड का है, तो यह भी क्लियर रखिएगा, यह भी आपका कालखंड जो है कौन सा है? पैलियोजोइक है। अर्थात हमने कहा कैलिडोनियन कालखंड है, क्योंकि कैलिडोनियन किस घटना का है? तो यह घटना आपकी है पैलियोजोइक कालखंड की। सेम टाइप से जो हर्सिनियन कालखंड है, अगर इसको डिफाइन करें तो हर्सिनियन जो ओरोजनी है यह बेसिकली आपकी किस कालक्रम की है? मेसोजोइक की है। हमने कन्फर्म लिखा है पीछे, मेसोजोइक कालखंड की है। और यह जो नाम पड़ा है हर्सिनियन, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम हर्ट्ज पर्वत है। क्या है? हर्ट्ज पर्वत। और हर्ट्ज पर्वत कहां पर है? जर्मनी में है। और इसी पर्वत के आधार पर, चूंकि इस मेसोजोइक कालखंड की जो चट्टानों का जब हम इन्वेंशन कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे, तो जर्मनी की एक चट्टान का इन्वेंशन किया गया, और उसी के आधार पर उसी से मिलती जुलती जितनी भी चट्टान विश्व में पाई गई, सभी को नाम दे दिया गया कि यह किस कालखंड की चट्टान है? हर्सिनियन कालीन चट्टान है। और इसके जो उदाहरण हमको विश्व में देखने को मिलते हैं, बहुतेरे उदाहरण हैं। जैसे अर्मोनिया एक पर्वत है, कहां पर है? यूके में है। फिर है दैट इज वेरिस्कन, ये भी आपका एक पर्वत है, ये कहां पर? यूरोप में है। सेम टाइप से है बॉसजेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर है। सेम टाइप से है यूराल, अल्ताई और सियान। यूराल माउंटेन है जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। अल्ताई माउंटेन और सियान माउंटेन यह चाइना वाले सेक्शन में मिलता है। हिमालय का एक्सपेंशन आप मानते हैं, लेकिन यह हिमालय से पहले की संरचना है, ध्यान रखिएगा।
कब की हैं? तो हर्षिनियन कालखंड की हैं। सेम टाइप से तियानसान, खिंगन और नानसान ये सब भी जो चाइना वाला सेक्शन है उस सेक्शन में देखने को मिलती हैं और हिमालय से प्राचीन ये संरचनाएं हैं। हम लोग पढ़े हैं एशिया में चाइना वाला सेक्शन पढ़े हैं, वहां पर कौन कौन सी चट्टानें सबका नाम मेंशन किया गया है, लेकिन ये सब चट्टानें जो हैं अल्पाइन नहीं है। हिमालय से, हिमालय के कनेक्शन में पामीर के पठार से कई तरफ चट्टानें गई हैं। एक तरफ किरथर सुलेमान की चट्टान है जो पाकिस्तान की तरफ गई थी, एक इंडिया की तरफ गई है जो हिमालय है, और जो चाइना की तरफ गई है अर्थात उत्तर की तरफ गई है उसी में आपको मिलता है तियानसान है, खिंगन है, नानसान है, सियान है, अल्ताई, ये सब उसमें मिलते हैं। लेकिन इन सब का एज जो है हिमालय से पुराना है, क्लियर रखिएगा। मेसोजोइक कालखंड की है अर्थात यह हर्षिनियन कालखंड की चट्टान है। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, और अगला स्लाइड भी काफी अच्छा है। जो अल्पाइन कालखंड की हमने कहा जो लेटेस्ट है अर्थात जो टर्शियरी कालखंड की चट्टानें है जिसमें हिमालय का साक्ष्य आपके सामने आता है, इसके जो उदाहरण है बेस्ट, यह उदाहरण कौन है? इसका नाम पड़ा है जो आल्प्स माउंटेन है आपका यूरोप में, उसी आल्प्स माउंटेन के आधार पर जितनी भी पर्वत संरचनाएं विश्व में कहीं भी उस कालखंड की पाई गई हैं सबको नाम दे दिया गया अल्पाइन युगीन चट्टान। और इसी के बेसिस पर हिमालय जो है यह भी एक अल्पाइन है, रॉकीज भी अल्पाइन है, एंडीज भी अल्पाइन है, आल्टस भी, एटलस भी अल्पाइन है, आपका काकेकस भी, काकेकस जो है यह एज इट इज यूरोप और एशिया को पुनः सेपरेट करता है, कैस्पियन सी के पास में है। इसी प्रकार कार्पेथियन इटली में है, यह भी एक अल्पाइन युगीन ही है। अब फिर अपेनियन, ये भी इटली में है, अल्पाइन युगीन है। और हिमालय तो हम लोग जान ही रहे हैं, यह भी अल्पाइन युगीन का एक सबसे बेहतर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो इस बेसिस पर देखा जाए यह अल्पाइन युगीन कुछ पर्वतों के साक्ष्य हमारे सामने हैं और इनका नाम आपको याद करना, भूलना नहीं है, इसलिए हम आपके सामने इतनी मेहनत कर रहे हैं, अन्यथा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन याद करिएगा, ये हमें विश्वास है कि आप पढ़ेंगे जरूर। चलिए, इसी प्रकार यहां पर कुछ और टाइम फ्रेम के बारे में बात किया गया है। ये टाइम फ्रेम क्या है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसको पुटअप किए, क्योंकि जो जीवन वन की बात है, जीवन वन कैसे हुआ, ऐसे थोड़ा हो गया है, तो यही बताएगा कि किस कालखंड में क्या क्या हुआ है। वो तो हो गया पर्वत निर्माण कि किस कालखंड में कौन कौन से पर्वत बने हैं। अब इसी को दूसरे दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, जैसे प्री कैम्ब्रियन का जो पीरियड है अर्थात जो आजोइक कालखंड है, इस कालखंड में कह रहा है प्री कैम्ब्रियन कालखंड तक केवल सागरीय घास का ही उद्भव हुआ था, अर्थात जो हमारा आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा है और विंध्यन है, यहां पर कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा जीव जंतु आ गया है, बहुत माइन्यूट आपका यहां पर जीवन की शुरुआत हुई, ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई है, वो भी जलीय हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले जल में ही तो वनस्पतियां आएंगी, और भी वनस्पति आएगी, प्राणी तो बहुत बाद में आएगा। पहले जल में जीवन का विकास होगा, फिर जल प्राणी होंगे, फिर उसके बाद स्थल वनस्पति होगी, फिर स्थल प्राणी होंगे। और उसी आधार पर आप लोग सुनते भी होंगे जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें अवतार माना जाता है विष्णु जी के 10 अवतार, तो वह अवतार भी तो उसी प्रकार से हैं। पहला जो अवतार था मत्स्य अवतार था, यानी जल वाला प्राणी था। फिर जाके हम लोग पढ़ते हैं कूर्मा अवतार है, यानी जो धरती और जल दोनों में रह सकता है, स्थल जल में, तो वह भी उसी क्रम में है। तो यहां पर कह रहा है गर्म सागरों में नर्म त्वचा वाली रीढ़ विहीन जीवों का उद्भव हुआ, परंतु स्थल भाग जीव रहित था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको रट लेना है। बहुत संक्षेप में हमने लिखा है, बस केवल आपको ध्यान में रख करके कि कम से कम शब्दों में आपको हम दे दें कि आप याद कर लें। फिर लिख रहा है कैम्ब्रियन कालखंड। तो हमने कहा कैम्ब्रियन जो कालखंड है, इस कालखंड तक वनस्पतियों का उद्भव केवल सागर तक सीमित था। ऊपर जो था यहां पर घास है और यहां पर वनस्पति है, मतलब कुछ उसमें अब तना की कॉन्सेप्ट आएंगे। साथ में सागरों में प्रायः सभी रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ है, लेकिन अभी तक क्लियर रखिएगा, क्योंकि पहले में रीढ़ विहीन थे, फिर रीढ़ वाले आ जाएंगे, है ना, एक कोष की फिर बहुकोष की, इस प्रकार से विकास होता है। लेकिन अभी तक स्थल पर किसी भी प्रकार की जीव की उत्पन्न नहीं हो सका है, ये भी क्लियर हो गया। फिर लिख रहा है आर्डोविशियन। आर्डोविशियन कालखंड है, क्योंकि हमने कहा ना जो पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक में आपके 6 पार्ट, एक है कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस। तो किसमें क्या हुआ है आपको पढ़ना है, हम बस केवल आपको बस ऐसे पढ़ा देते हैं। जैसे ऑर्डोविशियन है, यहां पर है आर्डोविशियन तक सर्वत्र जलवायु गर्म थी, परंतु जलवायु कटिबंध नहीं थे। कटिबंध मतलब जैसे आज का कटिबंध है ना, कि कहीं पर उष्ण है, कहीं पर
ठंडा है, कहीं पर चाइना है, कहीं पर ब्रिटिश, ये सब कुछ नहीं था, सब यूनिवर्सल टाइप का था, एक जैसा था। वनस्पति जीव केवल सागर तक ही सीमित थे, जबकि स्थल भाग अभी तक जीव विहीन था। देखो, जो जलवायु प्रदेश है इसका निर्धारण तो हम वनस्पतियों के आधार पर ही करते हैं ना, तो जब वनस्पतियां ही नहीं अभी स्थल पर हैं तो जलवायु प्रदेश बनेगा कैसे? तो जलवायु प्रदेश था ही नहीं। फिर यहां पर है सिलरियन। सिलरियन में अगर बात करें, सिलरियन कालखंड तक स्थल पर वनस्पतियों का जन्म हुआ, परंतु उनमें पत्तियां नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं, स्थल पर आए अर्थात घासें आई हैं या शैवाल टाइप की वनस्पतियां आई हैं, अर्थात इसमें बहुत ज्यादा पत्ती वत्ती भी नहीं है। और कोरल रीफ भी आ गए, सागरों में कोरल भी बनने लगे। तो ये सब इसके विषय में है, इसको आप क्या करें, पढ़ लें। चलिए आगे आ जाते हैं। इसी प्रकार हम डिस्कस पूरा करेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको हम समझा के आज रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लापरवाही हो गई है। हम मान चलेंगे आप पढ़ेंगे, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। फिर डेवोनियन कालखंड। डेवोनियन कालखंड तक यहाँ पे कह रहा स्थल भाग में विस्तार तथा सागरी भाग में ह्यूमस हुआ है। कई छोटी छोटी झाड़ियों से लेकर के 40 फीट तक ऊंचे वृक्षों का भी विकास हो गया, मछलियों का भी विकास हुआ है, मत्स्य युग आ गया है। और इस पर्टिकुलर कालखंड को एक ही नाम देते हैं, दैट इज द एज ऑफ फिश। ये आपको याद रख लेना, इसको क्या कहते हैं, एज ऑफ फिश कहते हैं। और इसके लास्ट कालखंड तक एम्फीबियस टाइप के जीव जंतु आ गए हैं, मतलब ऐसे भी प्राणी आ गए जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, क्योंकि उससे पूर्व के जो प्राणी है वो केवल जल में रहते हैं। अब जो प्राणी आया, ऐसा प्राणी आया जो उभयचर है। ऐसे ही अचानक स्थल पर आने वाला प्राणी नहीं डेवलप हो जाएगा, पहले ऐसा प्राणी आया जो जल में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है। इसीलिए तो विष्णु जी का दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार, अर्थात जो कछुआ होता है जल में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है। तो इस टाइप के प्राणियों का विकास हुआ है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो अगला कालखंड आता है कार्बोनिफेरस। और इस युग में अधिकांश जो समय है, अधिकांश समय तक शुष्क जलवायु थी। क्या जलवायु थी? शुष्क जलवायु थी, परंतु कुछ क्षेत्रों में जलवायु उष्णायु थी, और जिस कारण से वनस्पतियों का घना आवरण छाया। स्थल पर रेप्टाइल, अर्थात स्थल पर अब जो प्राणी आए ये रेंगने वाले हैं। कैसे आए? रेंगने वाले, अभी पैर पे चलने वाले नहीं आए। तो यह आपका विकास का क्रम है, आप इसको याद करिए। फिर है पर्मियन कालखंड। इस युग में व्यापक भौगर्भिक हलचल के कारण यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों यूएसए अपलेशियन का आविर्भाव हुआ। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जलवायु की भिन्न भिन्न दशाएं हो गई। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जलवायु दशाएं हो गई। तो यह भी आपको प्रॉपर डिफाइन करता है किसको? पर्मियन कालखंड। सो इसी प्रकार हम आते हैं अपने अगले पार्ट पर। और अगला जो यहाँ पर पार्ट है, यह कालखंड ही है प्रॉपर। हम सभी कालखंड की बात कर रहे हैं, प्रारंभ से लेकर के प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। फिर आता है आपका मेसोजोइक। मेसोजोइक में ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, यही तो है ना। तो ट्रियासिक में क्या होता है आप देख लीजिए, स्थल पर सर्वप्रथम रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी, कैसे स्तनधारी मैमल्स जीवों का जन्म तथा मक्खियों और दीमक प्रकट हुए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। पहले जल में, फिर जल और स्थल पर, फिर स्थल पर भी रेंगने वाले, फिर रेंगने के साथ साथ कुछ स्तनपाई भी पाए जाएंगे। ऐसे क्रम विकास हुआ है। फिर यहां पर इसी प्रकार दिया है जुरैसिक कालखंड। जुरैसिक कालखंड में अगर हम देखें तो स्तनधारी जीव अब तक वर्तमान चूहों के बराबर ही थे। वर्तमान के जो चूहे हैं इसी के इक्विवेलेंट हमारे प्राणी थे इस कालखंड तक, तथा मुख्य रूप से जंगलों में रहते थे। कुछ उड़ने वाले पक्षियों का भी उद्भव हुआ। स्थलीय रेप्टाइल इतने बड़े हो गए थे। जो आपका डायनासोर था ये क्या है? रेप्टाइल है, क्लियर रखिएगा, ये कुछ और नहीं है। क्या है? रेप्टाइल है। यह इतना बड़ा हो गया था कि 48 फीट लंबे तथा 35 टन भारी था। अर्थात आजकल की हाथियों की तुलना में आप समझ सकते हैं लगभग 35, एक हाथी कितना टन होता होगा? मान लेते हैं 2 टन होता होगा, और क्या होता है ना, 1.5-2 टन होता होगा। तो यह 35 टन का था, कितना विशाल। तो यही डायनासोर का कालखंड है। और डायनासोर एक रेप्टाइल है, कुछ और मत समझिएगा। हाँ, मैमल्स है, स्तनपाई है, लेकिन रेप्टाइल है। एंड यहाँ पर लास्ट लिखा है, और नेक्स्ट पॉइंट क्रिटेशियस, क्योंकि मेसोजोइक कालखंड का 3 पार्ट है, आपको क्लियर है, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में जो काम हुआ है, यहाँ पर स्थल पर बड़े बड़े रेप्टाइल लाइक डायनासोर। डायनासोर की स्टार्टिंग यहाँ से है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली इनका पूरा फ्रेम होता है
डायनासोर एंड पेट्रोस का वायु तथा भूमि पर आधिक्य था। 2 प्रकार के पक्षियों का विकास हुआ। अब जाके पक्षियों का विकास हुआ, अब जाकर के किसका विकास हुआ? पक्षियों का विकास हुआ है। अर्थात वर्तमान समय के पक्षियों की तरह विस्तृत पंख वाले पक्षी थे और परविहीन जल पक्षी थे। क्लियर है? अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट जो लिखा गया है ये भी काफी अच्छा है। पॉइंट क्या लिखा गया, ध्यान से पढ़ते हैं। हम दिखाई पड़ रहे हैं ना, क्या करें, ऐसा लिखा है कि हम बोर्ड से बाहर चले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज करेंगे, समझदार हैं, बड़े हैं। बहुत दिन हमने ऑडियो में पढ़ा दिया है, ऑडियो में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा कोई दिक्कत नहीं रहती कैमरे के सामने है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैमरा थोड़ा जरूरी होता है। लेकिन क्या करें, बोर्ड के बाहर तक लिखा गया। फिर लिखा गया इयोसीन जो कालखंड है, हमने कहा है कि इयोसीन कालखंड, क्लियर रखिएगा। अब इयोसीन कालखंड में यहां पर अगर हम बात करें, वर्तमान स्तनधारी जीवों के अनेक प्रकारों का स्थल पर प्रादुर्भाव हो गया। हाथी, घोड़ा, रेसोसेरन, सुअर, अन्य जानवरों के भी पूर्वज इस कालखंड में पाए हैं और हिमालय की रचना भी प्रारंभ हो गई है। क्या हो गई है? हिमालय की रचना भी प्रारंभ हो गई है। सेम टाइप से जो आता है ओलिगोसीन कालखंड, हम लोग इसका डिस्कस किए हैं। और ओलिगो जो कालीन कालखंड है, इस कालखंड में भी आप देखेंगे कई टाइप के प्राणियों का विकास होता है। और बेसिकली ये पूरा जो कालखंड है जिसको हम कहते हैं सीनोजोइक, यह हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में है, लेकिन यहां पर भी किसी ना किसी टाइप के प्राणियों का विकास हुआ है। अर्थात यहां पर कह रहा है कि स्वभावतः यह मनुष्य के पूर्वज के रूप में प्रकट हुआ। ये क्लियर रखिएगा, यह आपसे पूछा जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर और अगले पॉइंट को भी डिटेल में समझ लेते हैं। इसके बाद है मायोसीन कालखंड। मायोसीन जो कालखंड है, अज्ञात भू संचलन के कारण आल्प्स पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ तथा हिमालय की द्वितीय श्रेणी जिसको कहते हैं लेजर हिमालय का उत्थान हुआ है। लेजर हिमालय हम लोग देख भी चुके हैं। तथा महान हिमालय जो ग्रेटर हिमालय का आउटर पार्ट अर्थात एमसीटी, उसका विकास हुआ। सारे पॉइंट्स हम डिस्कस किए हैं। आप उसी पॉइंट को यहां पर क्या करें, पढ़ ले। साथ में पेंगुइन जो पक्षी है जिसका आविर्भाव होता है अंटार्कटिका में, यह किस कालखंड का है? यह कालखंड है मायोसीन कालखंड का। ध्यान रखिएगा, हमने जो मटेरियल लिखा है काफी फिल्टर करके लिखा है, सॉर्ट करके लिखा है। अब आप इसको और ज्यादा सॉर्ट कर देंगे तो बचेगा क्या? वैसे मोटी मोटी किताबों को पढ़ करके उसको सॉर्ट करके हमने खुद लिखा है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब इसमें आप सॉर्ट कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कम से कम जितना लिखा गया उतना आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसका पीडीएफ मटेरियल हम आपको अवेलेबल करा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम पीडीएफ जो मटेरियल है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, आप उसको वहां से रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखा है प्लायोसिन। प्लायोसिन जो कालखंड हमने कहा ना, ये देखिए प्लियोसिन, ये लास्ट वाला था। महान आकार वाले सर्क मछली, जो शार्क मछली है महान आकार वाली, इसका विनाश हो गया और सागरीय पौधों तथा जीवों का वर्तमान रूप में विकास हो गया। इसके बाद इस क्षेत्र में बहुत कम विकास तथा प्रगति हुई। स्थल पर सदृश पुच्छहीन बंदरों का विकास हुआ। यह हमारा कालखंड है। और फिर आते हैं अपने प्लीस्टोसीन कालखंड पे, जो वर्तमान हिमयुग था, सबसे लेटेस्ट हिमयुग था, सबसे प्राचीनतम हिमयुग था कार्बोनिफेरस। जो नवीनतम हिमयुग है दैट इज द प्लीस्टोसीन। और यह जो है सागरों में हिमानीकरण का हुआ, अर्थात पूरा जो जल था यह बर्फ में तब्दील हो गया। तो जब बर्फ में तब्दील हो जाएगा तो सी लेवल हमारा डाउन चला जाएगा। वही सब घटनाएं लिखा गया है कि सागरों में हिमानीकरण के समय प्रवालों का विनाश तथा पिघलने पर पुनः विकास हुआ। इसी प्रकार हिमयुग तथा अवांतर हिमयुग के कारण जीवों में पर्याप्त स्थानांतरण होने लगा। हिमानी के प्रसार के साथ साथ उत्तरी भाग में जीव दक्षिणी की तरफ पलायन करते थे और अनावर्तर समय तक बीच बीच में हिम चादर पीछे हटती रहते थे। इसी में कई टाइप के हिमयुग का डिस्कशन किया जाता है। जो प्लीस्टोसीन कालखंड है इसको लगभग 4 पार्टों में बांटा जाता है, जिसमें है गुंज, मिंडल, रिस, उर्म है। क्या है? इसी में आता है गुंज, मिंडल, रिस और उर्म है। यह यहाँ पर कालखंड है जिसको डिस्कस किया जाता है। अर्थात एक हिमयुग, फिर कुछ अंतराल, फिर हिमयुग, फिर अंतराल, फिर हिमयुग, फिर अंतराल, अर्थात ठंडा गर्म ऐसे चला है। पूरा यह कालखंड इसी प्रकार से चल रहा था। तो जब ठंडा और गर्म होता था तो प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करता था और इसी कालखंड में मानव किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव किया है। सेम टाइप से जो लास्ट लिखा गया है होलोसीन। होलोसीन अर्थात वर्तमान कालखंड है। हिम चादर के पीछे हटने तथा अपेक्षाकृत गर्म जलवायु के आने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर यूरोप पुनः वनों का विस्तार हो जाता है
सागरी जीव वर्तमान अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जो ये वर्तमान अवस्था आप देख रहे हैं ये सब होलोसीन, क्या है, होलोसीन, इसी को प्रॉपर यहाँ पर लिखा गया है। आते हैं अपने अगले पार्ट पर, और अगला पार्ट भी काफी अच्छा लिखा गया है। यह वही है जो नामकरण है और सबका यहाँ पर बेसिक निक नेम है। जैसे कैम्ब्रियन, यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिया स्थान के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, ठीक है, कैम्ब्रियन याद हो गया। इसी प्रकार आर्डोविशियन, उत्तरी वेल्स में यह भी यूरोपियन एक कंट्री है, उत्तरी वेल्स में आर्डोविशियस नाम की एक ब्रिटिश जनजाति है, इसके आधार पर नामकरण किया गया है। फिर है सिलरियन जो है, यहाँ हम एकदम बाहर हो जा रहे हैं ना, चलो कुछ प्रयास करेंगे। सिलरियन, दक्षिणी वेल्स में सिलोर नामक ब्रिटिश जनजाति के बेसिस पर नामकरण किया गया है। सेम टाइप से डेवोनियन, यूनाइटेड किंगडम में डियोनशायर नामक स्थान तथा प्रदेश के आधार पर नामकरण किया गया है। सेम टाइप से जो पर्मियन है, कार्बोनिफेरस है, कार्बोनिफेरस जो है पूर्व सोवियत संघ में पर्ण नामक एक प्रांत के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। किसके आधार पर? पर्ण नामक एक स्थान के आधार पर नामकरण किया गया है। सेम टाइप से ट्रियासिक जो है जर्मनी में जमाव का त्रिस्तरीय, जो ट्राइफोल्डेड, दैट इज द ट्रियास का अर्थ होता है तिहरा ट्रिपल, दैट इज द टर्शियरी। तो इस आधार पर, क्योंकि जर्मनी में 3 बार संरचनाओं का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस बेसिस पर इसका नाम पड़ा है। जुरैसिक स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत के नाम पर पड़ा है। तो बस ऐसे ही आपको याद करना है कि किसके आधार पर यह नामकरण किया गया है, तो जुरैसिक स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और पॉइंट है, जैसे कैम्ब्रियन, यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिया स्थान है। सेम टाइप से, अच्छा यहाँ पर कुछ, चलिए वही स्लाइड रिपीट हो गई, कोई चिंता का विषय नहीं है। अब कुछ पॉइंट रह गया है, लेकिन अब हमको लगा कि यह एक ही स्लाइड 2 बार रिपीट करके, चलिए जो इसका बचा हुआ पार्ट है थोड़ा सा, मतलब कहां तक हम लोग डिस्कस किए हैं, जुरैसिक तक किए ना। तो यहाँ पर है पर्मियन, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, और फिर उसके पश्चात हम जो आते हैं मतलब सीनोजोइक कालखंड का, उसका नामकरण कहां से लिया गया उसका हम अगले एपिसोड में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्लाइड में कुछ मिस्टेक हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक की आज की हमारी क्लास थी, और अब इसके आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि थोड़ा चैनल को प्रमोट किया करिए, है ना, जहां तक हो उसकी प्रमोट करिए। अभी निःशुल्क सेवाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब पेड कोर्स होगा तो फिर आपकी इच्छा, मन करेगा बैच में ज्वाइन करिएगा, इच्छा करेगी ना करिएगा। निःशुल्क क्लासेस तो बहुत सारी उपलब्ध हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।